हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में। आप में से काफ़ी चैम्प्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं इस पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आऊँ। सो हियर आई एम। मैंने अपनी डिस्कशन को कुछ केसेस में डिवाइड किया है, तो हम एक एक केस अच्छे से समझने वाले हैं। ओके नाउ सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन क्यों होती है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में मोस्ट ऑफ द वैल्यूज हम एज अ डिफरेंस लिया करते हैं, तो बच्चों को पता नहीं लगता कि ये जो इंटरेस्ट है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये किस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। तो उसी के लिए लेकर आई हूँ मैं आपके लिए ये वीडियो। नाउ जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट के अंदर या नोट्स टू अकाउंट्स में ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 15% डिबेंचर्स और दो वैल्यूज दी हुई हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसे हम क्लास में कैसे पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक छुपी हुई बात है, यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो whenever there is any percentage given in the question in the balance sheet, तो वहाँ पे कोई छुपी हुई बात है, कोई हिडन एडजस्टमेंट है, that you have to be careful about। ना यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है कि इन डिबेंचर्स पे हमें इंटरेस्ट की भी बात करनी है। ओके किस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो बताने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो जैसे आपको पता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक एक्सपेंस है और ये P&L के डेबिट साइड पे हमने लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, पर ये इसकी जो नेचर है वो नॉन ऑपरेटिंग है। बताइए इसकी नेचर क्या है? आपको पता है, दिस इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वाई? बिकॉज डिबेंचर्स इशू करके आपने फंड्स रेज किए हैं, फाइनेंस लिया है, तो उससे रिलेटेड बातें फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। पैसा उठाना और बदले में जो आप दे रहे हो, ये सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है। तो इसकी जो नेचर है वो नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर है। इसका इफेक्ट मुझे हटाना है। फिलहाल इसने मेरे प्रॉफिट को कम किया हुआ है, इसका इफेक्ट हटाने के लिए मुझे प्रॉफिट में इस वैल्यू को कर देना है ऐड। ये आपको पता है कि जब स्टार्टिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप एडजस्टमेंट करते हो फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, वहां पे आप इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को प्रॉफिट्स में कर दोगे ऐड, राइट? ऐड करते हो ऊपर। और सेकेंड इफेक्ट इसका क्या है कि जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का स्ट्रक्चर बनाते हो, वहां पे आप दिखाने वाले हो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, और ये एक आउटफ्लो ऑफ कैश है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स आप शो करोगे एज एन आउटफ्लो। ठीक है, ये तो मैंने आपको रिवाइज करवाया कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो लेट मी क्विकली रिपीट इट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऊपर, जहां पे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट करते हो, वहां पे ऐड करोगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप इसको एज एन आउटफ्लो शो करेंगे। चैम्प्स, अगर आपको बेसिक वीडियो चाहिए कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके अब हमें ये देखना है कि ये 15% किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। मोस्टली बच्चों को लगता है अच्छा डिफरेंस पे कैलकुलेट होगा, बट ऐसा नहीं होता है। डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट है वो उस फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है जो पूरा साल चली होगी। अब यहाँ पे 50,000 के डिबेंचर्स थे स्टार्टिंग में, और एंड में 80,000 के डिबेंचर्स हो गए। इसका ये मतलब है कि हमने 30,000 के डिबेंचर्स इशू किए होंगे, राइट? 30,000 के डिबेंचर्स हमने इशू किए होंगे, पर ये कब इशू किए होंगे ये तो पता नहीं। सो चैम्प्स, बी वेरी केयरफुल। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हमारी एक अजम्पशन होती है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो भी हुआ एंड में हुआ। क्या मतलब? मैं एक बार अजम्पशन लिख रही हूं यहाँ पे, जो भी हुआ एंड में हुआ। ये हमें तब फॉलो करनी है जब क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली उन्होंने नहीं बोला। यानी कि जैसे यहाँ पे 30,000 के डिबेंचर्स इशू हुए हैं, आपको ये मानना है कि ये एंड ऑफ द ईयर में इशू हुए हैं, यानी कि पूरा साल कितनी वैल्यू वाले डिबेंचर्स चले होंगे। जैसे साल के शुरू में 50,000 के डिबेंचर्स थे और साल के एंड में 80,000 के डिबेंचर्स हैं, तो हमें ये पता है कि 30,000 के डिबेंचर्स इशू हुए, और ये हमारी अजम्पशन आप लीजिए कि जो भी हुआ एंड में हुआ, यानी कि एंड में जाके इशू हुए। तो पूरा साल आप बताइए कितने के डिबेंचर्स चले होंगे? 50,000 के डिबेंचर्स। तो 50,000 पे आप कैलकुलेट करेंगे 15%, दैट इज 7,500।
यानी इस तरह के क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का 7500, जो आप प्रॉफिट में ऊपर ऐड करने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और फाइनेंसिंग में एज एन आउटफ्लो शो करने वाले हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो चैम्प्स, आप भी मेरे साथ साथ नोट कीजिए, दिस वाज अ वेरी बेसिक केस जिसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी। अभी आगे के केसेस देखते हैं, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। सो चैम्प्स, फिर भी आप यहाँ पे एक नोट में लिख देंगे दैट वी हैव अज्यूम्ड दैट द डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आगे के केसेस देखिए आपको और क्लैरिटी होगी। लाइक अगेन, जैसे आपको ये नोट्स में दिया हुआ है 12% डिबेंचर्स बिगिनिंग में थे 5 लाख, फिर हो गए 4,50,000। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 50,000 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 20। देखिए वो कह रहे हैं ये जो 50,000 के डिबेंचर्स कम हुए हैं, रिडीम हुए हैं, ये 31 मार्च 20 को हुए हैं, यानी साल के एंड में हुए हैं। चांस अगर वो हमें ये नहीं भी बताते तो भी हमने यही अजम्पशन लेनी थी, राइट? अभी आपने देखा था। तो अगेन वो आपको कह रहे हैं कि जो भी हुआ साल के एंड में हुआ, ये अब उन्होंने क्लियर कर दिया है। वैसे अगर वो ना भी कहते तो हम यही लेते। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे साल के बिगिनिंग में 5 लाख के डिबेंचर्स थे एंड नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर देव बिकम 4,50,000। ये जो 50,000 के डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं ये एंड में रिडीम हुए हैं। तो आप बताइए पूरा साल कितने के डिबेंचर्स चले होंगे? ऑब्वियसली 5 लाख के। तो जितने के डिबेंचर्स पूरा साल चलते हैं उस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 5 लाख पे 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, दैट विल बी 6,000। तो ये 6,000 का जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, एक तो अगेन आप ऊपर ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जहाँ पे आप एडजस्टमेंट करते हैं फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एज एन आउटफ्लो शो करेंगे, राइट? अब यहाँ पे आपको कोई नोट या कोई अलग से अजम्पशन लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे हैव एक्चुअली क्लैरिफाइड इट। ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए साल के शुरू में 4 लाख के डिबेंचर्स थे एंड एंड में 5 लाख के डिबेंचर्स है, तो यानी 1 लाख के डिबेंचर्स इशू हुए हैं। अब देखते हैं कब इशू हुए हैं। अगर तो वो कुछ नहीं बताएंगे तो हम अपनी यूजुअल अजम्पशन लेंगे, जो भी हुआ एंड में हुआ। बट अभी उन्होंने क्या बोला है, ₹1 लाख 12% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 17 यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। मतलब साल के बिगिनिंग में 4 लाख के डिबेंचर्स थे, एंड में 5 लाख के डिबेंचर्स है, और वो बोल रहे हैं कि ये जो 1 लाख के इशू हुए ना, ये बिगिनिंग में ही इशू हो गए। तो आप बताइए पूरा साल कितने के डिबेंचर्स चले होंगे? ऑब्वियसली 5 लाख के। अगर यहीं पे इशू हो गए 1 लाख के डिबेंचर्स बिगिनिंग में ही, तो पूरा साल 5 लाख के डिबेंचर्स चले होंगे। तो 5 लाख पे 12% का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, दैट इज 6,000। तो अगेन वही, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऊपर ऐड होगा और फाइनेंसिंग में एज एन आउटफ्लो शो करेंगे, राइट चैम्प्स? तो आप अभी तक ये समझ पा रहे हैं कि अगर कुछ क्वेश्चन में वो नहीं बताएंगे तो हम अपनी यूजुअल अजम्पशन लेंगे कि जो भी हुआ एंड में हुआ, और जो साल के स्टार्टिंग वाली वैल्यू होगी उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे, या अगर उन्होंने कुछ आपको बताया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, देन नेक्स्ट केस, जैसे मान लीजिए साल के शुरू में 1 लाख के डिबेंचर्स हैं, एंड में 2 लाख के डिबेंचर्स हैं, बट अगर वो आपको इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता रहे हैं, इफ दे आर टेलिंग यू कि इतना ही इंटरेस्ट हमने पे किया है, तो आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, आप ये 12% किसी पे भी कैलकुलेट करके नहीं देखेंगे। अगर उन्होंने बता दिया तो बस वही वैल्यू लेंगे, यही ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड और यही फाइनेंसिंग में एज एन आउटफ्लो शो करेंगे। यानी द कंक्लूजन इज, अगर उन्होंने इंटरेस्ट की वैल्यू ऑलरेडी कंप्यूट करके दी है तो आप वही लेंगे, देन यू विल नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग। ओके ओके चैम्प्स, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में मैंने आपको ये बताना है कि जैसे यहाँ पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो हम अपनी यूजुअल अजम्पशन लगाएंगे कि जो भी हुआ एंड में हुआ। जैसे साल के शुरू में हमारे पास डिबेंचर्स थे ही नहीं और साल के एंड में 8,10,000 के डिबेंचर्स हैं, यानी कि 8,10,000 के डिबेंचर्स इशू हुए होंगे। बट वो कब इशू हुए होंगे? गोइंग बाय आर यूजुअल अजम्पशन साल के एंड में इशू हुए होंगे। तो आप बताइए ड्यूरिंग द ईयर कितने डिबेंचर्स चले होंगे? कुछ भी नहीं। ड्यूरिंग द ईयर तो डिबेंचर्स चले ही नहीं ना, तो इंटरेस्ट जो है यहाँ पे वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। ऑल्सो ये लोन और डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है उनका ट्रीटमेंट सेम है, चाहे डिबेंचर्स की बात आ जाए चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन की बात आ जाए, द ट्रीटमेंट इज द सेम।
सो यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कुछ डिबेंचर्स चले ही नहीं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की बातें हो ही नहीं पाएंगी, मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कंप्यूट करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है उसका रीज़न समझे। जो भी हुआ एंड में हुआ, तो साल भर में डिबेंचर्स चले ही नहीं, देयर वर नो डिबेंचर्स फॉर द एंटायर ईयर, इसलिए नो कॉम्प्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। और नोट में आप लिख देंगे दैट वी हैव अज्यूम दैट द डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर ऑन 31 मार्च 20। ओके ओके चैम्प्स, नाउ लेट्स लुक एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जिसमें 8% डिबेंचर्स हैं, साल के शुरू में 1,50,000, साल के एंड में 2,60,000। करंट लाइबिलिटीज़ हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, 8% बैंक लोन, 50,000 साल के शुरू में और 40,000 साल के एंड में। सो चैम्प्स, वैसे ही मैं आपको साइड टॉपिक बता रही हूँ कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इवन तो होती हैं करंट लाइबिलिटीज़, बट ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आता। जैसे बाकी करंट लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज डिक्रीज आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शो करते हैं, तो बी केयरफुल, इवन दो ये होती है करंट लाइबिलिटी बट ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो नहीं करते, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू रेजिंग फंड्स एंड रेजिंग फंड्स इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है विच वी ऑब्वियसली हैव टू कंसिडर। उन्होंने लिखा हुआ है एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2019। जैसे साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 19 को और साल ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 20 को, और वो कह रहे हैं कि हमने एडिशनल डिबेंचर्स इशू किए हैं 1 अक्टूबर 19 को। ठीक है शाम्स, अब देखिए साल के शुरू में कितने डिबेंचर्स थे, 1,50,000 और साल के एंड में है 2,60,000। तो बताइए कितने के नए डिबेंचर्स इशू हुए, 1,10,000 के नए डिबेंचर्स इशू हुए, और वो कब इशू हुए, इस दिन इशू हुए, राइट। ध्यान से देखिएगा। अब फॉर दिस पीरियड हमारे पास कितने के डिबेंचर्स होंगे, 1,50,000 के डिबेंचर्स। एंड फॉर दिस पीरियड क्योंकि यहाँ पे नए डिबेंचर्स इशू हो गए हैं, सो फॉर दिस पीरियड हमारे पास अब डिबेंचर्स रहे होंगे 2,60,000 के। फॉर दिस पीरियड हमारे पास 1,50,000 के डिबेंचर्स रहे होंगे एंड फॉर दिस पीरियड हमारे पास 2,60,000 के डिबेंचर्स रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे इशू हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए 8%, ये जो होता है 8% ये पर एनम होता है। सो 8% हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और इस पे भी हम 8% कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ्स, और फिर हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट होगा। आप भी कैलकुलेट करें मेरे साथ साथ। सो ये आएगा आपका 6,000 एंड दिस विल बी 10,400, सो द टोटल इज 16,400। ठीक है चैम्प्स, तो ये 16,400 आप ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करके दिखाएंगे और फाइनेंसिंग में एज एन आउटफ्लो शो करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ नोट कीजिए, राइट। अब हम बात करते हैं लोन की। यहाँ पे लिखा है कि साल के शुरू में 50,000 का लोन था, साल के एंड में 40,000 का लोन है, यानी कि हमने लोन को रीपे किया। अगर तो वो हमें कुछ नहीं बताएंगे तो हम अपनी यूजुअल अजम्पशन चलाएंगे कि जो भी हुआ एंड में हुआ, यानी ये लोन साल के एंड में रीपे हुआ होगा, तो साल भर 50,000 का लोन चला होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं ले सकते बिकॉज उन्होंने कुछ बताया है। क्या बताया कि बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम डेट, यानी इसी दिन बैंक लोन हमने रीपे किया। तो चलिए एक और मैं टाइमलाइन बना के आपको दिखाती हूँ। तो साल के शुरू में हमारे पास लोन था 50,000 का, यस, और साल के एंड में हमारे पास लोन है 40,000 का, ठीक है। और 1 अक्टूबर को हमने ये 10,000 का लोन रीपे कर दिया, ठीक है, रीपे हो गया यहाँ पे लोन। तो अब बताइए फॉर दिस पीरियड कितने का लोन चला होगा, 50,000, एंड फॉर दिस पीरियड कितने का लोन चला होगा, 40,000। सो इस पे भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8% था। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 50,000 पर 8% अगेन फॉर 6 मंथ्स, एंड यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 40,000 पे, यहाँ पे तो 40,000 का लोन चला ना, 40,000 पे 8% फॉर 6 मंथ्स। ओके,
So this will be 2000 and this will be 1600. So the total is 3200. अगेन ये वही दो जगह पे जाएगा, ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट्स में ऐड होगा और फाइनेंसिंग में एज एन आउटफ्लो शो करेंगे. चैम्प्स, आई रियली होप कि आपको ये समझ में आया पॉइंट. तो यहाँ पे डिबेंचर्स कब इशू हो रहे थे और लोन कब रीपे हो रहा था उन्होंने हमें बता दिया. तो बस हमने अपने आप कैलकुलेट कर लिया टाइमलाइन बना के. राइट चैम्प्स? ओके चैम्प्स, सो दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस केस. मैंने ऐसा आपके साथ डिस्कस कर लिया है, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे 10% लॉन्ग टर्म लोन है, ओपनिंग वैल्यू 60,000 है, क्लोजिंग वैल्यू 80,000 है, यानी कि हमने और लोन लिया है. वी हैव टेकन एडिशनल लोन. अब कब लिया है ये उन्होंने हमें बता दिया है, तो अगर वो बता दें तो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट. तो जैसे साल के शुरू में हमारे पास 60,000 का लोन था 1 अप्रैल 19 को, और साल के एंड में हमारे पास 80,000 का लोन है 31 मार्च 20 को. राइट? और 1 जुलाई को हमने और लोन लिया है. कितने का और लोन लिया है? 20,000 का ना, 60 से 80 हो रहा है, तो 20,000 का एडिशनल लोन हमने लिया है 1 जुलाई को. ठीक है, अब देखो 60,000 चला फॉर दिस पीरियड. हाउ मेनी मंथ्स? अप्रैल, मई, जून. 3 मंथ्स के लिए 60,000 का लोन चला, और उसके बाद फिर 20,000 का बढ़ के 80,000 का लोन चला फॉर 9 मंथ्स. ठीक है, सो 60,000 पर 10% फॉर 3 मंथ्स एंड 80,000 पे 10% फॉर 9 मंथ्स. राइट चैम्प्स? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. जितने जितने का लोन चलता है फॉर द पीरियड उतने का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज 1500 एंड दिस इज 6000. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 7500, और इसका फिर से वही ट्रीटमेंट, ऊपर ऑपरेटिंग में ऐड, एडजस्टमेंट्स में, और फाइनेंसिंग में एज एन आउटफ्लो शो करेंगे. सो चैम्प्स, आई रियली होप कि आपको समझ में आया कि अगर वो हमें कुछ ना बताएं कि इशू या रिडेम्पशन कब हुई है, तो हम अपनी यूजुअल अजम्पशन लेंगे कि जो भी हुआ एंड में हुआ. बट उसके लिए आप एक नोट लिख देंगे नीचे, और जो भी हुआ एंड में हुआ का मतलब है कि ओपनिंग वैल्यू पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. देन अगर वो आपको स्पेशली बता दें कि इशू कब हुआ है या रिडेम्पशन कब हुई है, बिगनिंग में हुई है, एंड में हुई है, वो केसेस भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए. और अगर वो आपको स्पेसिफिकली बता दें कि इशू या रिडेम्पशन ड्यूरिंग द ईयर किसी डेट पे हुई है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है. नाउ चैम्प्स, एक बात मैं आपके साथ और करना चाहूँगी डिस्कस, दैट इज़ कि टी.एस. गरेवाल की एक इलास्ट्रेशन ऐसी है जिसमें उन्होंने हमारी यूजुअल अजम्पशन से अलग अजम्पशन ली है. जैसे हम मानते हैं ना कि जो भी हुआ यानी इशू या रिडेम्पशन एंड में हुआ, उसमें उन्होंने मान लिया है कि बिगनिंग में हुआ. तो आपको उससे घबराना नहीं है, आप नोट दे के अपनी अजम्पशन ले सकते हैं. आई विल शो यू दैट क्वेश्चन. यस श्याम, सो दिस इज दैट क्वेश्चन. यहाँ पे देखिए, साल के शुरू में 2 लाख के डिबेंचर्स थे और साल के एंड में 0. अगर हम अपनी यूजुअल अजम्पशन लें कि जैसे यहाँ पे रिडेम्पशन हुई है, एंड में रिडेम्पशन हुई है, यानी कि पूरा साल 2 लाख के डिबेंचर्स चले होंगे, बट उन्होंने इससे अलग अजम्पशन ली है. बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन टेक योर अजम्पशन. इन्होंने लिया है कि हमने बिगनिंग में रिडीम कर दिया, बट दैट इज़ ओके. आप अपनी अजम्पशन लेके करें और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा टैली भी हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप एक नोट ज़रूर दे दीजिएगा जो भी अजम्पशन आपने ली है, बट आप यही अजम्पशन लीजिए कि इशू या रिडेम्पशन एंड ऑफ द ईयर में हुआ है अगर उन्होंने कुछ नहीं बताया है. बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस जो भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उसमें यही अजम्पशन ली हुई है. सो चैम्प्स, इसकी वजह से अपने माइंड में कोई कन्फ्यूजन मत लाइए. सो आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई हैं. और भी अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि अभी बहुत सारा इनसाइटफुल कंटेंट आपके लिए आने वाला है. सो कीप लर्निंग एंड आई विल कीप टीचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में.